पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन शुरू हो चुका था, जिसके अंदर वो जो यंग मास्टर होता है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता है। लिनले के दोस्त के साथ उसका बैटल हो रहा था, लेकिन फिर भी इस बैटल के अंदर वो यंग मास्टर जीत चुका था क्योंकि वो चीटिंग करता है और चीटिंग करने की वजह से उसका ये बैटल कंप्लीट हो चुका था और वो टूर्नामेंट भी जीत जाता है, जिस वजह से लिनले का दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि लिनले को भी बहुत गुस्सा आता है, तो इस वजह से उसकी यंग मास्टर के साथ बहस हो जाती है। बहस इस शर्त पर आ चुकी थी कि आगे चलकर यंग मास्टर और लिनले दोनों फाइट करेंगे और जो भी ये फाइट जीतेगा उसको 10,000 सोने के सिक्के मिलेंगे और जो हारेगा उसको देना पड़ेगा सामने वाले को, यानी कि जो जीता होगा उसको 10,000 सोने के सिक्के। तो इस चीज पर लिनले और यंग मास्टर दोनों मान जाते हैं कि हाँ, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तो इस तरह से दोनों के बीच में ये शर्त लग चुकी थी, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पूरे अर्नेस्ट एकेडमी के अंदर बस यही बात चल रही थी कि किसी ने तो यहाँ पर यंग मास्टर को चैलेंज किया है 10,000 सोने के सिक्कों के बदले। आखिर वो इंसान कौन हो सकता है जिसके अंदर इतना जिगरा आ गया? वो जानता भी है ना कि अभी यंग मास्टर ने अपना टूर्नामेंट जीता, उससे कौन ही पंगा लेना चाहेगा। इस वजह से सारे के सारे ये बैटल देखने के लिए पहुंच रहे थे और जब बैटल एरिया के अंदर आते हैं तो सभी को यहाँ पर पता चलता है कि एक तरफ है लिनले और दूसरी तरफ है यंग मास्टर। तो जितने भी लोग थे वो लोग कहना चाहते हैं कि लिनले को लगता है कि अपनी जान प्यारी नहीं है, वो मरने के लिए यंग मास्टर से बैटल करने के लिए आया है। वो तो इस कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट नहीं किया था और उसको क्या लगता है कि वो यंग मास्टर को हरा देगा। यहाँ पर यंग मास्टर भी लिनले की बेइज्जती कर रहा था कि देखो अपने आप को लो लेवल का वॉरियर रेल्म का बंदा, जिसकी ब्लड लाइन तो कमाल की है लेकिन इसके पास कोई खास तरह के टेक्निक या पावर कुछ भी नहीं हो रहा है मुझसे मुकाबला करने के लिए। वो यहाँ पर लिनले को डिमोटिवेट कर रहा था, लेकिन लिनले के दोस्त वगैरह उसको मोटिवेट कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हमें उम्मीद है कि तुम यहाँ पर ये बैटल जीतोगे। उस यंग मास्टर को कुत्तों की तरह हराना, हमें उससे में बहुत मजा आएगा। तो बैटल शुरू होते साथ यंग मास्टर जो था वो तुरंत ही अपने आइस बॉल्स को यूज करता है और उसके जरिए लिनले के ऊपर अटैक कर चुका था। लिनले यहाँ पर उन अटैक से बचने की कोशिश करता है और वो भी अपनी पावर को यूज करने लग गया था। उसके पास भी जो अटैक थे वो उनका यूज करते हुए शुरुआत में यहाँ पर सारे डिफेंस को यूज कर रहा था और शुरुआत में अपने आप को ज्यादातर बचाने की कोशिश कर रहा था। वो देखना चाह रहा था कि असल में यहाँ पर उस यंग मास्टर के किस तरह के अटैक है और जब उसको पता चल जाता है तो उसके बाद वो भी यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी वो यंग मास्टर काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे टेक्निक यूज करता है और वो ये देखकर हैरान भी रह चुका था कि उसके आइस बॉल्स का लिनले के ऊपर उतना कुछ खास असर हो नहीं रहा। लिनले आराम से उसके अटैक को रोक भी रहा है और उसको उठा पटक मार भी रहा है। तो ये चीज देखने के बाद लिनले के दोस्त तो बड़े खुश होते हैं कि देखो तो लिनले ने कमाल कर दिया, उसने यहाँ पर यंग मास्टर को जमीन पे पटक दिया। अब लगता नहीं कि यंग मास्टर कुछ और खास यहाँ पर कर पाएगा। वो यंग मास्टर और बाकी सारे लोग देखकर हैरान रह चुके थे कि ये क्या किया इसने तो यंग मास्टर को पटक दिया। लिनले यंग मास्टर से कहने लग जाता है कि देख, आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, सरेंडर कर दे मेरे सामने वरना बहुत बुरा हाल करूंगा मैं तेरा। तो यंग मास्टर कहता है सरेंडर वो क्या होता है? ये तो मैंने कभी जिंदगी में नाम ही नहीं सुना इस चीज का, पर अगर तू कहता है तो तेरे सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जैसे वो झुकने वाला था वो वापस से अपनी घटिया टेक्निक यूज करता है और झुकने के बहाने वो सीधा अपना अटैक यूज करता है और लिनले के ऊपर देकर मार देता है। लेकिन लिनले बेवकूफ नहीं था, वो इस चीज के लिए पहले से तैयार था। वो जो अपने दो एलिमेंट की पावर को आपस में मर्ज करता है और माउंटेन क्रिएट करता है ना, उसके जरिए वो अटैक बना देता है, जिस वजह से वो यंग मास्टर का अटैक लिनले तक पहुंच ही नहीं पाया था और उसको ट्रैप नहीं कर पाता, जैसे कि उसने लिनले के दोस्त को ट्रैप कर दिया था। इसके बाद लिनले तुरंत ही शैटरिंग स्टोन टेक्निक को यूज करता है। जिस तरह से वो स्टोन को कंट्रोल करना सीखता है ना, वो उसी टेक्निक का यूज करते हुए यंग मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका था। यंग मास्टर देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। एक के बाद एक करते हुए कई सौ पत्थर उसको लगते हैं, उसका थोपड़ा फूट जाता है। यंग मास्टर अधमरा होकर वहीं पर गिर चुका था। सारे के सारे लोग हैरान हो जाते, सभी का मुंह बंद हो जाता है कि ये क्या हो गया। ये तो यहाँ पर यंग मास्टर हार गया बस कुछ मिनट के अंदर लिनले के सामने। लिनले के दोस्त तो खुश, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो तो नाचने गाने लग जाते कि अरे वाह, हमें तो उम्मीद थी लिनले के ऊपर, उसने कर दिखाया। लिनले तो जितना हमने सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सारे के सारे लोग यहाँ पर लिनले की तारीफ करने लग गए थे। पूरा बैटल एरिना अब सिर्फ लिनले के नाम से ही गूंजने लग जाता है कि लिनले तुम तो कमाल हो, हम तो तुम्हारे फैन बन गए। लिनले के दोस्तों से कहना चाहते कि तुम जो अकेले छुप छुपा कर सबसे ट्रेनिंग करते थे, दिन रात एक करके तुमने जो मेहनत की ना, उसका फल देखो आज यहाँ पर नजर आ रहा है। सारे के सारे लोग सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। उस यंग मास्टर को जिसने अभी टूर्नामेंट जीता, तुमने 1 मिनट भी नहीं लगाया उसको हराने में, कमाल कर दिया तुमने, तुम तो लाजवाब इंसान हो। तो ये देखने के बाद वो यंग मास्टर के साथी वगैरह थे वो लिनले से कहना चाहते कि तुम सब गंवार गए, कि तुम कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाओगे, हमारी बराबरी में नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है ना वो तुमसे बहुत ज्यादा अलग है। हमारा डीजी डिपार्टमेंट है, मतलब वो लोग डीजी डिपार्टमेंट में रहते हैं और अलग तरह के टेक्निक को सीखते हैं, क्योंकि हर बंदा अपने अपने डिपार्टमेंट में अलग अलग रहता है और जिसको जिस तरह के एलिमेंट की पावर चाहिए वो उस तरह के टेक्निक को वहां पर सीखता है। तो जिसमें वो यंग मास्टर रहता है ना, उसमें ज्यादातर टॉप के जीनियस वगैरह रहते हैं। इस वजह से वो यंग मास्टर कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट के बराबर में तुम कभी आ ही नहीं पाओगे। लेकिन लिनले उसको इग्नोर मारकर वहां से आगे निकल जाता है कि चलो आज तो सेलिब्रेट करने का दिन है, तो आज पार्टी करेंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर लिनले और उसके सारे के सारे दोस्तों को देख पाते, वो मस्त घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठकर पूरे की पूरे अकेडमी के अंदर घूम रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे और बड़े खुश होते हैं। यहाँ पर उनके पास वो कार्ड भी आ चुका था जिसके अंदर टोटल 10,000 सोने के सिक्के हैं। जैसा कि शर्त लगाई गई थी यंग मास्टर से, मजबूरी में आकर उसको वो अपना प्लेटिनियम कार्ड देना पड़ा। अब जैसे अलग अलग कार्ड होते हैं ना, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो वैसे ये प्लेटिनियम कार्ड था। इसके अंदर टोटल 10,000
सोने की सीखे हैं, जिसका जिस तरह से चाहे उस तरह से लेनली इस्तेमाल कर सकता है, जैसे रिसोर्सेस खरीदना हो गया या कुछ और काम हो गया उस तरह से। तो लेनली कहता है कि चलो आज की पार्टी जो हमने की है ना उसका बिल मेरे पर डाल देना, आज इसी 10,000 सोने के सिक्कों से सारी पार्टी का बिल मैं भरूंगा। तो उसके दोस्त कहते कि ये हुई ना बात हमारी दोस्ती की, हमें तुम्हारे पर पूरा भरोसा था कि इतना लंबा चौड़ा बिल तुम हमारी जिम्मेदारी पे तो नहीं छोड़ोगे, और तुमने दोस्ती का फर्ज निभाया। अब तो मजा ही आ गया, आज तो और खूब जमकर पार्टी करेंगे हम लोग। वो तीनों दोस्त आपस में कहना चाहते कि हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जब पहली बार हमने लेनली को देखा था तभी समझ गए थे कि अपना पक्का जिगरी यार बनेगा, और देखो हर बार लेनली हमारी उम्मीदों पे खरा उतरता है। उसके ऐसा जिगरी यार मिलना किस्मत वालों की बात होती है, कभी किसी को ऐसा यार जल्दी थोड़ी मिलता है। तो ये ले जो था अपने बाकी दोस्तों से कहना चाहते कि चलो बताओ कि आखिर तुम हमारी इस सिटी के अंदर कौन सी जगह पर घूमना चाहते हो, क्योंकि हमारी सिटी में बहुत सारी घूमने की जगह है, तो बताओ कहाँ जाना चाहते हो तुम लोग। तो ये सुनने के बाद सेकंड ब्रदर जो था वो कहने लग जाता है कि हमें ना ब्रू क्लब जाना चाहिए। तुम सबको पता है कि हमारी सिटी के अंदर ना ब्रू क्लब है जहाँ पर बहुत ज्यादा कमाल की चीजें होती है। बाकी दोस्त भी कहने लग जाते हैं कि हाँ हमने ब्रू क्लब के बारे में बहुत कुछ सुनकर रखा है कि वहाँ पर एक से बढ़कर एक बेशकीमती चीजें आती है, जो दुनिया में जितनी भी रेयर चीज होती है ना उनको वहाँ पर लाकर ऑक्शन किया जाता है। कुछ टाइम पहले वहां पर एक चीज बिकी थी जिसकी कीमत 1 मिलियन सोने के सिक्के थी। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के ना टॉप 10 स्कल्पचर्स मौजूद है दुनिया में, और वो इतने ज्यादा कमाल के हैं जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सका। उनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है, और उन्हीं में से 3 जो टॉप 10 में से आता है ना वो तो अकेले ब्रू क्लब के पास ही है। उन ब्रू क्लब वाले ने दुनिया के टॉप 10 स्कल्पचर में से 3 को तो अपने पास ही रखा हुआ है, जिनकी कीमत कई सारे मिलियन डॉलर्स में होती है। हाल फिलहाल तो हमारे पास उतने पैसे नहीं है, लेकिन हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर कैसी कैसी चीजें मौजूद है, क्या पता कोई चीज हमारे काम की मिल जाए हमें, तो हम उसके लिए सेविंग्स कर सकते हैं ना। उसके बाद अगर जाकर ट्राई करेंगे उस चीज को खरीदने का जो आगे चलकर हमारे काम आएंगे, तो क्या कहते हो तुम सब जाना चाहोगे वहाँ पर। तो ये ले कहता है कि अरे यार स्टोन स्कल्पचर्स देखकर क्या मजे मिलेंगे, अरे पत्थर की बनी हुई चीजें देखकर तुम मजा कुछ आने वाला है क्या, मुझे नहीं लगता कि कुछ मजा आएगा। तुम लोगों का क्या होगा, मैं सोचा था कि तुम लोग क्लब जाओगे, पार्टी वगैरह करोगे, शराब वराब पियेंगे हम लोग, लेकिन तुम तो फालतू जगह में जा रहे हो। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम लोगों की मर्जी, तो चलो चलते हैं वहाँ पर। कह देते कि घोड़ा गाड़ी को ब्रू क्लब की तरफ ले चलो। तो अब ये सारे लोग कुछ देर का सफर तय करने के बाद ब्रू क्लब के गेट के पास आकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो देखकर काफी खुश थे, क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी और काफी कमाल की लग रही थी। अंदर आने के बाद उनको एक से बढ़कर एक स्कल्पचर्स नजर आते हैं। वही मतलब जो पत्थर को तराश कर कोई नक्काशी बनाई जाती है ना, जैसे कोई इंसान का चेहरा हो गया या कुछ मूर्ति बनाना हो गया, तो वो जिसका यहाँ पर क्लब बना हुआ था, इसको म्यूजियम भी कह सकते हैं और क्लब भी कह सकते हैं। तो जैसे ही बाकी दोस्त वगैरह यहाँ पर इस जगह को अच्छे से देख रहे थे ना, उड़मैन तुरंत ही लेने की स्पेशल वर्ल्ड के अंदर से बाहर निकल कर आता है और कहने लग जाता है कि जिस इंसान की तुम यहाँ पर स्कल्पचर को देख रहे हो ना, इससे मैं करीब 5000 साल पहले मिला था, और इसको वापस से देखना बड़ी कमाल की बात है। आज के टाइम का इंसान है, ये बहुत टाइम पहले ही मर गया था। यहाँ पर जिन जिन लोगों का स्कल्पचर बनाया गया ना, उनमें से कई सारे लोगों को मैं जानता हूँ। तो लेनली भी ये सुनकर हैरान रह चुका था, वो और भी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। ये ले यहाँ पर सभी को बताने लग जाता है कि तुमको पता है मैं यहाँ पर पहले और भी कई बार आ चुका हूँ, और यहाँ पर जो ऑक्शन होता है ना हर 2 हफ्तों में एक बार होता है। अगर तुम्हें छोटी मोटी चीज चाहिए तो वो तुम्हें डेली मिल सकती है, लेकिन जो कमाल की चीज आती है ना उनको आने में करीब करीब 2 हफ्ते लगते हैं। हर 2 हफ्ते के अंदर अच्छी चीजें यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर जो ऑक्शन हाउस बना हुआ है वो अलग अलग लेवल के हिसाब से डिसाइड है। मतलब जो पहला लेवल आता है उसमें नॉर्मल चीजें मिलेंगी, और जितना तुम लेवल आगे जाते जाओगे तो वहाँ पर उतनी कमाल की चीजें मिलेंगे। वहाँ पर उतने टॉप लेवल के स्कल्पचर बने होंगे जो कि एंशिएंट टाइम के पावरफुल मास्टर ने बनाए होंगे। ये स्कल्पचर अभी के नहीं बल्कि कई हजारों साल पुराने हैं। तो अब ये लोग आगे बढ़ते हुए एक मास्टर एग्जीबिशन हॉल के अंदर आ जाते हैं। मतलब जो भी लेवल है ना उनको अलग अलग हिसाब से नाम दिया गया है। जैसा कि लो लेवल होता है तो किसी नॉर्मल डिसेबल ने उस स्कल्पचर को तैयार किया होगा। मास्टर लेवल पे आते हैं तो किसी मास्टर ने स्कल्पचर को बनाया है। ग्रैंड मास्टर लेवल पे जाते हैं तो किसी ग्रैंड मास्टर ने उस स्कल्पचर को बनाया होगा। तो अभी जो लोग यहाँ पर जाए थे वो था मास्टर एग्जीबिशन, यानी कि यहाँ पर जो चीज बनी है वो किसी मास्टर रैंक के बंदे ने क्रिएट किया है। तो यही चीज यहाँ पर ये सभी को बता रहा था कि ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर होती हैं। और ये जो मास्टर एग्जीबिशन हॉल था उसमें बहुत कम चीजें थी, यानी कि मास्टर रैंक के जो बंदे थे वो इतना टॉप लेवल का स्कल्पचर नहीं बना सकते थे जितने के ग्रैंड मास्टर लेवल के लोग बनाते हैं। लेकिन फिर भी जो बना हुआ था यहाँ पर वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो ये लोग बताते हैं कि जिसने भी मास्टर रैंक पे होने के बावजूद इतना कमाल का स्कल्पचर बनाया ना, वो बंदा कमाल कर रहा होगा। लेनली का तो अलग ही ख्याल जा रहे थे। वो ऐसा कह रहा था कि मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि मेरा इन स्कल्पचर के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ कि जितनी भी कनेक्शन है ना वो इस तरफ इशारा कर रही है कि इन सारे स्कल्पचर के अंदर जान मौजूद है। मानो ये स्कल्पचर जिंदा हो और मुझसे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज जानकर लेनली बिल्कुल हैरान रह चुका था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये पॉसिबल कैसा हो सकता है। आखिर मैं इनके साथ क्यों सिमिलरिटी फील कर पा रहा हूँ। तो ये लेनली से कहने लग जाता है कि लेनली तुम तो बड़े ध्यान से सारे स्कल्पचर को देख रहे हो। मुझे पता है कि जो इंसान किसी आर्ट को अच्छी तरह से देखता है, उसको समझता है ना, उसके अंदर भी कोई ना कोई टैलेंट होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर छेनी और हथौड़ा दे दूं ना, तो तुम भी यहाँ पर पत्थरों को तराश कर इतना कमाल का स्कल्पचर बना लोगे। तभी तो तुम इतने डिटेल के साथ यहाँ पर हर एक स्कल्पचर को देख रहे हो। और अगर सच में लेनली को दिया जाए तो वो तराश लेगा, क्योंकि वो स्टोन एलिमेंट की पावर को तो होल्ड करता ही है। तो उसके लिए ये स्कल्पचर को बनाना उसके लिए बड़ी बात नहीं होने वाली है।
तो लिनली कहता है कि अरे मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। सारे के सारे दोस्त मिलकर आपस में एक दूसरे की मजाक भी बनाते हैं और मस्ती मजाक करते हुए सारी जगह को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो जैसे सब कुछ को एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग ब्रुक क्लब के बाहर निकल कर आते हैं ना, तो वहां पर लिनली को नजर आता है हिलमैन, वही हिलमैन जो कि बचपन में लिनली को ट्रेनिंग दिया करता था ना, तो वही यहाँ पर आया हुआ था। उसको देखते साथ ही लिनली बहुत खुश होता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि तुम थोड़ा सैड हो जाओ, मैं कुछ टाइम में अपना अंकल लिनली से बात करके आता हूँ। जल्दी से लिनली जाता है अंकल हिलमैन के पास और उनसे कहना चाहता है कि अंकल आप यहाँ पर कैसे हैं, ऐसे कैसे यहाँ पर आना हुआ आपका। हिलमैन तो यहाँ पर लिनली को एकदम दबा देता है, उसको उठा पटा धक्का मारने लग जाता है कि तुम्हें पता है तुम्हें मैंने कितना मिस किया, तुम्हारी कितनी याद आ रही थी मुझे, लेकिन तुम तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते, कभी एक लेटर नहीं भेजा तुमने, मुझे लगता है कि तुम मुझे भूल गए, इतने बदमाश हो गए तुम, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो लिनली कहता है कि अरे अंकल सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अच्छा आप वो बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए, कुछ काम था क्या जरूरी, या फिर मुझसे ही मिलने के लिए पर्सनली आप आए हैं। तो हिलमैन कहता है कि अरे नहीं, मेरे पास एक खबर है ना तुम्हारे लिए। वैसे मैं यहाँ पर कुछ काम करने के लिए भी आया था, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कमाल की खबर भी है। तुम्हारा छोटा भाई वॉल्टन जो है ना, वो अपनी काफी हद तक परफेक्शन पे पहुंच चुका है, वो अपनी ब्लड लाइन को समझने लग गया। उसके थोड़े दिन बाद उसका टेस्ट होगा और देखा जाएगा कि वो ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो वो दिन आने से पहले तुम्हारे फादर उसको ट्रेनिंग पर भेज चुके हैं, दिन रात उसका ख्याल रखते हैं, उसको मेहनत करवाते हैं, इस उम्मीद में कि आगे चलकर हो सकता है कि वो भी ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनकर दिखाए। तुम्हारे फादर बहुत ज्यादा खुश हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि तुम दोनों में से कोई ना कोई एक तो ड्रैगन ब्लड वॉरियर जरूर बनेगा। तो लिनली कहता है कि अरे वाह क्या खबर लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा ये सुनकर। उम्मीद है कि फादर अब काफी ज्यादा खुश होंगे और जो उनका सपना है ना, वो सपना जरूर पूरा होगा। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों यहाँ पर ड्रैगन ब्लड वॉरियर उनको बनकर दिखाएंगे। और तभी लिनली को हल्का सा ऐसा याद आता है कि उसने जो ब्रुक क्लब के अंदर जितने भी स्कल्पचर देखे ना, उनमें से कुछ ऐसे स्कल्पचर भी थे जिसको उसने अपने महल के अंदर देखा था, क्योंकि उसके फादर की आदत है कि वो हमेशा स्कल्पचर बनाया करते हैं। और जो ब्रुक क्लब के अंदर स्कल्पचर मौजूद था उनमें से कुछ कुछ उसके फादर के बनाए हुए भी रखे हुए थे। यही वजह से तो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर पा रहा था लिनली उन स्कल्पचर के साथ। तो ये देखने के बाद लिनली समझ जाता है कि यहाँ पर जो हिलमैन आए हुए ना, वो यहाँ पर किसी और काम के लिए नहीं है, बल्कि हो सकता है कि वापस से महल के जो स्कल्पचर होंगे जिनको उसके फादर ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसी को बेचने के लिए आए होंगे, ताकि कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए और वो यहाँ पर अपने घर की जिम्मेदारियां चला सकें। वो हिलमैन जो थे वो यहाँ पर जो सामान लेकर आए हुए थे उसको ढाक कर रखे थे, छुपाने की कोशिश करते कि अरे लिनली मैं वो काम के लिए नहीं आया, मैं कुछ और काम करने के लिए आया हूँ, अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। तुम्हें जो खबर देनी थी मैं वो खबर तुम्हें दे चुका हूं, तो तुम्हें कुछ और चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। पर तभी वो जो एग्जीबिशन हॉल था उसमें अंदर से एक लड़की बाहर निकल कर आती है और हिलमैन से कहने लग जाती है कि इस बार जो आप स्कल्पचर लेकर आए हैं ना एग्जीबिशन में बेचने के लिए, उसमें से कुछ थोड़ी बहुत कमी है, मतलब जिसने उसको बनाया है उसका ध्यान पूरी तरह से स्कल्पचर बनाने में नहीं होगा, तो माफ करिएगा कि इस बार हम उसको इस ऑक्शन हाउस के अंदर बेच नहीं सकेंगे, आप अपने स्कल्पचर को वापस ले जाइए, माफ करना हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। हिलमैन कहते कि अरे देखो थोड़े कम प्राइस में ले लो, लेकिन थोड़ा कम प्राइस में ही बेचकर मुझे कुछ तो पैसे दे दो, उसके बदले मैं वापस कैसे ले जाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सुनकर लिनली को बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूट जाता है कि उसके फादर की दिन रात से बनाई हुई मेहनत जो स्कल्पचर उन्होंने तैयार किया था उसको यहाँ पर बेचा जा रहा है और बेचने के लिए भी कोई खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये देखने के बाद लिनली जो था उसका जो प्लेटिनियम कार्ड था ना, वो अपने हिलमैन अंकल को थमाते हुए कहता है कि अंकल इसके अंदर ना 9,900 गोल्ड कॉइन मौजूद है, इसको ले जाइए और फादर को दे देना और बोलना कि जो भी खर्चा होते हैं ना सब आराम से इन पैसों से खर्चा कर लीजिए। हिलमैन ये देखकर हैरान हो चुका था कि अरे लिली तुम्हारे पास ये प्लेटिनियम कार्ड कैसे आया, तुम कहाँ से लेकर आए ये प्लेटिनियम कार्ड? 10,000 सोने के सिक्के तो बहुत ज्यादा होते हैं, इतने तो जितने स्कल्पचर बेचे हमने काफी टाइम से उससे भी बराबर नहीं होगा, इतना सारा पैसा तुम्हारे पास कैसे आया? तो लिनली कहता है कि नहीं अंकल हिलमैन कुछ बड़ी बात नहीं, मैं एक छोटी सी शर्त लगाया था बैटल वाली और वो बैटल मैं जीत गया। तो हिलमैन कहता है कि अरे तुमने बैटल किया था, तुम ठीक तो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरे बच्चे तुम्हें चोट नहीं लगनी चाहिए, ये पैसे तो आते जाते रहेंगे, तुम्हें चोट लगेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो लिनली कहता है कि अरे अंकल हिलमैन आप मेरी फिक्र क्यों करते हैं, आपने मुझे ट्रेनिंग दी है, इतना कुछ सिखाया, तो आपको लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? कभी भी नहीं, मैं जीता हूँ, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। तो ये सुनकर तो हिलमैन काफी ज्यादा खुश हो चुका था, वो सीधा यहाँ पर लिनली को गले लगा लेता, तो कहना चाहता है कि शाबाश मेरे बच्चे, तुमने कमाल कर दिया, तुम्हें पता है मैं कितना ज्यादा परेशान हो गया था जब ये लोगों ने स्कल्पचर लेने से मना कर दिया था, लेकिन अब तुमने इतने सारे सोने के सिक्के दिए हैं, तुम्हारे फादर बहुत खुश होंगे और उनके करीब करीब साल भर के खर्चे तो निकल ही आएंगे इससे। तो इसके बाद लिनली वहां से आगे बढ़ जाता है जहाँ ओल्ड मैन उससे कहता है कि लिनली तुम्हारे पास 10,000 सोने के सिक्के थे, तुम मौज मस्ती करते हुए उसको उड़ा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया नहीं, क्यों? तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि इतने सारे पैसे तुम्हारे ऐसे ही चले गए? क्या मस्त एंजॉय करते तुम, लेकिन तुम ये नहीं कर पाए। तो लिनली कहता है कि बुरा मुझे लगेगा, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी मिली कि मैं कुछ तो हेल्प कर पाया अपने फादर की। मेरे फादर की हेल्प करने से बढ़कर मेरे लिए ये सोने चांदी ये पैसे कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो इसके बाद लिनली जो था वो चला जाता है डीजीए डिपार्टमेंट जो है ना उनके बैटल को देखने के लिए, क्योंकि आज वहां पर उनका टूर्नामेंट चल रहा था। लिनली वाला जो नया वे डिसेबल का था वो टूर्नामेंट तो हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर टॉप जीनियस जिसे डिसेबल है ना उनका टूर्नामेंट चल रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइट करने के लिए आता है एक बंदा जो कि डालिया का बड़ा भाई होता है।
तो डालिया लिनली से कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, ये मेरा भाई तो है लेकिन बहुत बड़ा गुंडा आदमी है, ये इतना बड़ा जीनियस है ना कि कोई भी इसके सामने दिखता ही नहीं है, सब लोग इससे डर कर रहता है, सबको डरा कर रखता है। तो अब यहाँ पर वो जो डालिया का बड़ा भाई था उसका बैटल शुरू हो जाता है एक दूसरे बंदे के साथ। यहाँ पर डालिया का भाई तो फिर भी उम्र में छोटा लग रहा था, लेकिन सामने वाला बंदा हट्टा कट्टा आदमी लग रहा होता है जो कि इतना ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ आया था उससे लड़ने के लिए। बट स्टिल यहाँ पर वो डालिया का भाई काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो उस बंदे को खूब मारता है, लिटरली सामने वाला बंदा एक भी ढंग से अटैक कर नहीं पाता और डालिया का भाई तो उसको उठा पटक मार कर उसको अधमरा कर चुका था। देखने के बाद लेनली कहने लग जाता है कि भाई साहब सच में क्या कमाल का बंदा है तुम्हारा भाई, ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। ओल्डमैन भी कह रहा था कि वाह देखकर तो मजा ही आ गया, देखो लेनली इससे कुछ सीखो, देखो कितनी कमाल की अच्छी तरह से ये पावर को कंट्रोल कर पाता है और बहुत अच्छे अटैक भी कर पाता है, तुम्हें कुछ सीखना चाहिए इससे, तो तुम भी इस तरह से आगे चलकर अटैक कर पाओगे। तो तुम जो यहाँ पर बैठे हो ना ऐसे टाइम पास करने के लिए मत बैठो, जहाँ पर जो दोनों बंदे फाइट करे जिस तरह से वो अपने अटैक को यूज करते हैं, किस तरह से अपनी पावर को होल्ड करते हैं और बैलेंस बना कर रखते हैं ना, उसको देख कर ध्यान लगाओ अपने अंदर और उसको दिमाग में फिट कर लो कि किस तरह से बैटल लड़ी जाती है। तो आगे चलकर जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तो तुम भी इसी तरह से कंट्रोल के साथ फाइट कर पाओगे, ये तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, तो उसके हिसाब से इसको एक्सपीरियंस करो। तो लेनली पूरा फोकस लगा देता है इस बैटल के अंदर और जिस तरह से वो लोग फाइट करते हैं उसी तरह से यहाँ पर लेनली भी अपना प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो तुरंत अपनी पावर को यूज करता है, सीधा बैटल एरिना के अंदर आकर पहुंच चुका था जहाँ पर वो डालिया के बड़े भाई से लड़ना ही शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुम अपने डिपार्टमेंट के जीनियस हो ना, अपनी अकेडमी के तुम जीनियस कल्टिवेटर हो, तो मैं तुम्हारी पावर को टेस्ट करना चाहता हूँ, दिखाओ मुझे कि तुम्हारे अंदर कितनी टैलेंट और कितनी पावर है। तो लेनली यहाँ पर अपनी पावर को यूज करता है, उसके साथ फाइट करने लग गया था। वो बंदा जो था वो भी यहाँ पर लेनली के साथ फाइट तो करता है लेकिन वो उसको कुछ भाव नहीं देता, उसको लग रहा था कि ये लेनली किसी काम का है ही नहीं, उसको आसानी के साथ वो हरा सकता है। इस वजह से वो लेनली के ऊपर उतना भाव भी नहीं था, उसको आराम से यहाँ पर निपटाने की कोशिश में लगा हुआ था। वो एक के बाद एक करते हुए लेनली के ऊपर कई सारे अटैक करता और लेनली के लिए उसके अटैक को रोक पाना काफी मुश्किल लग रहा था। तो ये देखने के बाद वो डालिया का बड़ा भाई तो काफी मजाक भी उड़ाता है लेनली का कि देखा तुम यहाँ पर सोच रहे कि तो तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पर लेनली अपना थोड़ी ना हार मानने वाला था, वो अपनी वापस से पावर को एक्टिवेट करता। पावर को एक्टिवेट करने के बाद वो स्टोन वगैरह को अपने कंट्रोल में करना शुरू कर चुका था और उसके जरिए वो वापस से डालिया के भाई के ऊपर अटैक करने लग जाता है। पर अफसोस की बात यही थी कि यहाँ पर वो डालिया का जो बड़ा भाई था ना, वो आराम से लेनली के सभी अटैक को रोक देता, उसके ऊपर अटैक का असर हो ही नहीं रहा था। वो लेनली से कहता कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास स्किल तो थोड़ी बहुत है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, और इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ। मैं देखना चाह रहा था कि तुम जो मुझसे फाइट करने के लिए आए तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट तो है लेकिन उतना भी नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको। तो इसके बाद वो डालिया का बड़ा भाई कई सारे अटैक करता है लेनली के ऊपर। लेनली तुरंत अपनी पावर को यूज करता है और उसके जरिए एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाने की कोशिश करता है, वही अपने दो एलिमेंट की पावर को मर्ज करते हुए, ताकि वो डालिया के बड़े भाई के अटैक को रोक सके। लेकिन स्टिल वो यहाँ पर नहीं रोक पा रहा था उसको, और डालिया का बड़ा भाई एक ही खतरनाक अटैक करके यहाँ पर लेनली को बेहोश कर देता था। तब हम देख पाते हैं कि लेनली बैटल एरिना के अंदर नहीं गया था, वो ख्याली पुलाव पका रहा था। मतलब वो डालिया के बड़े भाई को सिर्फ दिमाग के अंदर इमेजिन कर रहा था और दिमाग में ही वो उसके साथ फाइट कर रहा था, लेकिन उस फाइट में भी वो हार गया, जिसका मतलब ये साफ था कि अगर सचमुच यहाँ पर लेनली बैटल करने के लिए चला जाए ना डालिया के बड़े भाई से, तो जाहिर सी बात है वो हार जाएगा। और यही चीज उसके दिमाग ने अभी तो यहाँ पर लेनली को समझा दी थी। इसी वजह से लेनली थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि यार सच में ये तो बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसा थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा। इसके बाद देखते ही देखते वो जो डालिया का बड़ा भाई था उसके सामने जो बंदा था वो उसके ऊपर कई सारे अटैक करता है और वो बंदा अपनी हार मान चुका था। वो कह देता है उसके सामने कि मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं, तुम जीते ये बैटल। तो ये देखने के बाद तो सारे के सारे लोग यहाँ पर डालिया के बड़े भाई की खूब तारीफ करते हैं, कहने लग जाते कि हमें तो ऑलरेडी बता था कि यही बंदा इस बैटल को जीतने वाला है, इसका मुकाबला थोड़ी ना कोई कर सकता है। इसके बाद डालिया का बड़ा भाई उसके पास आता है, उससे कहने लग जाता है कि तब से बैठकर यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, लगता है कि तुमने कुछ खाया नहीं है, चलो खाना खाते हैं साथ में चलकर। डालिया कहने लग जाती है कि तुम मुझे जबरदस्ती क्यों नहीं जा रहे, मुझे भी थोड़ी देर यहाँ पर रुकना था। लेकिन वो बड़े भाई को पता चल चुका था कि वो डालिया ना लेनली के साथ बैठकर बातें कर रही थी, ये चीज उसको अच्छी नहीं लगी, तो खाने के बहाने वो उसको वहां से उठा ले गया। लेनली को ये देखकर ना बहुत बुरा लगता है, वो कहने लग जाता है कि डालिया का बड़ा भाई जो है ना, उसकी एज और मेरी एज में ज्यादा डिफरेंस नहीं, साल भर का भी फर्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ लेवल 3 का मैजिशियन हूँ और वो शायद लेवल 4 या उसके भी आगे निकल चुका है। तो आखिर मैं ही ऐसा क्यों, मेरे पास इतनी पावर क्यों नहीं है जितना कि उसके पास है, मुझे भी इस एज में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाना। तो लगता है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे शायद उससे और ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर मैं उसके बराबर में पहुंच पाऊंगा। सब लोग चले जाते हैं, पूरा बैटल अरीना खाली हो जाता है, लेकिन लेनली कहीं नहीं जाता, वो बस वहीं पर बैठा ही रह जाता है टेंशन में। उसको बुरा लग गया था कि मेरी एज का बंदा मुझसे आगे निकल गया, लेकिन मैं उतना आगे क्यों नहीं निकल पाया। तो अब वो यहाँ पर खुद ही को कोसने लग गया था। तो ओल्डमैन उससे कहते हैं कि अरे लेनली क्यों उदास होते हो, तुमने जितना किया है ना, बाकियों को देखो तुम्हारे आसपास भी नहीं है वो लोग, तुमको आए हुए यहाँ पर कितना टाइम हुआ है, कुछ भी टाइम नहीं हुआ, तुमने इतना जल्दी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस हासिल किया, तो खुद को डिमोटिवेट मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेहनत करते जाओ, तुम उससे भी ज्यादा आगे निकल जाओगे, वो भी उससे पहले। और उसके और तुम्हारी पावर में ज्यादा फर्क नहीं है, जहां तक कि मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है ना, मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो उसकी सिर्फ ज्यादा है और तुम्हारी कम है, मतलब तुम्हारा
तुम्हारे खुद के दिमाग के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं है जितना कि वो अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। जब तुम अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तो तुम्हारी पावर और स्पीड से बढ़ेगी और तुम खुद को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। यही फर्क है तुम्हारे और उसके बीच में। अगर तुम इसको कंप्लीट कर लो तो तुम्हारे सामने वो नहीं टिक पाएगा, तुम उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जल्दी बन जाओगे। तो ये सुनकर लिली कहना चाहता है कि फिर ओल्ड मैन, आपको पता होगा ना कि मेंटल स्ट्रेंथ किस तरह से बढ़ाई जाती है। मुझे बताइए कि मैं अपने दिमाग की शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं अपने दिमाग को और अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाऊँ। वो कितना भी मुश्किल हो, कितना भी हार्ड हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वो सब चीज करके दिखाऊंगा। तो ओल्ड मैन कहता है कि हाँ, मेरे पास है ना एक कमाल की टेक्निक, मैंने कुछ दिन पहले उसको सीखा था। अगर तुम उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो 10 साल के अंदर तुम इस जो इटालियन का बड़ा भाई है उसके आगे निकल जाओगे। या अच्छे से मेहनत करोगे तो उससे पहले तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे। उस मेथड का नाम है फ्लैटिंग नाइफ। ये सुनकर लिली कहता है कि फ्लैटिंग नाइफ, ठीक है, आप मुझे बस वो सिखाइए, लेकिन ये किस तरह की टेक्निक थी, किस तरह से ये काम आती है और क्या सच में यहाँ पर ये टेक्निक लिली की हेल्प करेगी उसका ब्रेक थ्रू करवाने में, उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में? वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।